हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, अगर हम ट्वेल्थ की बात करें तो ट्वेल्थ के हिसाब से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम आईआईटी जेईई की बात करें तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं बात करूं कि केमिस्ट्री के मुझे फिजिकल केमिस्ट्री के दो ऐसे चैप्टर बता दो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब एडवांस में तो 3-3 क्वेश्चन और मेंस में 2 क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये अपने आप में ये चैप्टर। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी और टफ भी है ये चैप्टर। अक्सर बच्चों को न्यूमेरिकल्स ही नहीं, थ्योरी में भी बहुत डाउट होते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो आप तरीके से पढ़ना, आंख कान नाक सारी चीजें खोलकर पढ़ना, ठीक है ना, रेगुलर पढ़ना, और जितना मैं होमवर्क दूं उसको बहुत तरीके से करना। इसमें 11th के भी टॉपिक्स यूज होंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने उनको 11th में नहीं पढ़ा है। मैं एक एक चीज यहां पर पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा। मैं मान के चलूंगा मैं बिल्कुल एकदम 10th के बच्चे को पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और अब उसको जैसे समझना चाहिए मैं वैसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, एनसीईआरटी से थोड़ा मेरा ऑर्डर चेंज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में सबसे पहले पढ़ाया गया है गैल्वेनिक सेल, मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, चीजें सारी पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा ऑर्डर बुक से मैच नहीं करेगा। वो इसलिए क्योंकि बुक का ऑर्डर जो है उस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। ठीक है, तो मेरे ऑर्डर से पढ़ना, मुझे फॉलो करना, आपको सारी चीजें एट द एंड ऑफ द चैप्टर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो एज नेम सेड, क्या क्या है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मतलब समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, केमिस्ट्री मतलब समथिंग रिलेटेड टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं, जिसमें हम इंटर कन्वर्जन की स्टडी करते हैं। किस किस की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की और केमिकल एनर्जी की, आपस में इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे। मतलब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी केमिकल एनर्जी में कैसे इंटर कन्वर्जन होता है वो भी पढ़ेंगे, और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरीके से इंटर कन्वर्जन होता है वो भी पढ़ेंगे। चलिए थोड़ी सी निगाह डालते हैं। मैंने आपसे कहा सपोज एक रिएक्शन इमेजिन करो, एक रेडॉक्स रिएक्शन है, A+B गिव्स C+D। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप हो रही होगी रिएक्शन। ठीक है, मैंने कंटेनर में 2 चीजें छोड़ दी, A+B, वो अपने आप रिएक्ट करके C+D बना रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस है मतलब डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक, वो क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब रिएक्शन मेरी एक्सोथर्मिक है। ठीक है, मतलब A+B से C+D एक रिएक्शन है जो कि स्पॉन्टेनियस है, उसका डेल्टा जी नेगेटिव है, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब रिएक्शन मेरी एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो क्या पता चला कि ये एनर्जी रिलीज करेगी। ठीक है, अब एक एनर्जी रिलीज हो रही है एक केमिकल रिएक्शन होने की वजह से, मतलब एक केमिकल प्रोसेस चल रहा है और उससे एक एनर्जी रिलीज हो रही है। मैंने क्या किया, इस एनर्जी, जो ये एनर्जी रिलीज हो रही थी, इसको एक काम में लगा दिया। वो काम क्या था, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब अब मैंने क्या किया, केमिकल एनर्जी से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर दी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई, अब मैं इससे क्या करूंगा, अरे भाई कुछ भी कर लो, पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, लाइट जलाओ, एसी चलाओ। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सब चलाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो आप अपने घर पर चलाना। तो यहां पर क्या करेंगे, अब मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया एक ऐसी रिएक्शन करवाने के लिए जो कि अपने आप नहीं हो रही थी, मतलब एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाने के लिए। ठीक है, वो मैंने क्या मान ली, सपोज वो एक रिएक्शन है E+F गिव्स G+H। ठीक है ना, इस तरीके की कोई एक रिएक्शन है मेरी। ठीक है, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, मतलब ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकती थी। अब मैंने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिसिटी दी और ये अब होना शुरू हो गई। ठीक है,
अब ये एनर्जी, सपोज इस एनर्जी के होने से कुछ एनर्जी फिर से रिलीज हो रही थी, सपोज ये रिएक्शन चल रही थी और इस रिएक्शन के चलने से एक और कोई एनर्जी रिलीज हो रही थी, मैंने कह दिया ई डैश। ठीक है, अब इस ई डैश का मैंने क्या किया, इस ई डैश से मैंने फिर से अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने से क्या हुआ, उसने फिर से एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाई और फिर से एनर्जी रिलीज हुई, उससे फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, फिर से रिएक्शन हुई। अरे ये तो एक साइकिल बन गई। तो आप देख रहे हैं हर समय पर इलेक्ट्रिसिटी मेरी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, और केमिकल एनर्जी मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। दिस स्टडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका कोई इंपॉर्टेंस भी है? हाँ बिल्कुल है। अरे भाई सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस मेरी बैटरी। बैटरी में क्या होता है, बाहर से एसी करंट आया, उसने बैटरी को चार्ज किया, चार्ज किया मतलब केमिकल एनर्जी मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुई। ठीक है, फिर क्या हुआ, लाइट चली गई भाई। ठीक है, लाइट गई, लाइट जाने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया। जैसे ही ये हुआ तो क्या हुआ, लाइट जैसे ही गई, अब ये केमिकल एनर्जी यूज होने लगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। भाई आप इन्वर्टर लगाते हो ना, बैटरी लगाते हो, क्या करते हो, लाइट जाने के बाद फिर से लाइट आ जाती है आपके घर में। क्यों? क्योंकि अब ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। पहले क्या हो रहा था, जो आपकी टावर से लाइट आ रही थी, ठीक है ना, वहां से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही थी। मतलब ये प्रोसेस पूरी क्या चल रही है, ये प्रोसेस मेरी पूरी एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक डेफिनेशन हमें समझनी है किसकी, बैटरी की। बैटरी क्या होता है, जरा इस बात को देखो। तो बैटरी क्या है, बैटरी एक टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। बैटरी क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, क्या करती है ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती है। ठीक है, बैटरी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अ डिवाइस फॉर इंटर कन्वर्टिंग केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, दोनों काम करती है, बिल्कुल सही बात है, दोनों काम करती है। ठीक, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या है, अरे कोई ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज करने के लिए यूज हो। मतलब एक ऐसा डिवाइस जो कि मेरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करे, उसको क्या बोलूंगा मैं, उसको बोलूंगा मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। अब जरा थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पर आते हैं, यहां से हमारी मेन चर्चा शुरू होगी। ठीक है, कौन कौन से, पहला हो गया गैल्वेनिक सेल, इसको हम वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल कौन सा है, गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है। अरे क्या कह रहे हो, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, अच्छा मतलब केमिकल एनर्जी रिलीज होगी और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। हाँ बिल्कुल, चीज अब समझ में आ गई। तो गैल्वेनिक सेल कौन सी सेल है, जो मेरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई ना, अब वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुई और इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुई, है ना, जिसको हमने पीछे देख लिया था। इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हुआ, इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुई। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिफरेंस। चलिए उसको जरा नजर मारते हैं। तो देखो, तो एक तरफ मैं लिख लेता हूं क्या, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, एक तरफ लिख लेता हूं इलेक्ट्रोलिटिक सेल।
ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो अब गैल्वेनिक सेल कौन सी है, मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। एक डिफरेंस तो यही हो गया। इसमें क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें मेरी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी, इसमें मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इसमें डेल्टा जी नेगेटिव होगा और इसमें डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। ठीक है, बिकॉज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, बिकॉज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अगला पॉइंट, इस पॉइंट को आज रट लो, कल इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। क्या, इस वाली सेल में एनोड जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा और कैथोड जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसको रट लो, कल समझ लेंगे। ठीक है, इस वाली सेल में क्या होगा, एनोड जो होगा वो पॉजिटिव होगा और कैथोड जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इतनी बात हमने रट ली, इस बात को कल समझ लेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो 4 डिफरेंस हो गए, कोई सिमिलरिटी भी है? हाँ, एक सिमिलरिटी भी है। क्या, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा दोनों सेल में। अभी समझेंगे जब हम इन सेल को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। दोनों ही सेल को हमें पढ़ना है, बहुत तहजीब से पढ़ना है। ठीक है ना, बिकॉज हम IIT JEE नीट PMT सब कुछ लेकर चल रहे हैं, तो हम छोड़ने के गुंजाइश में तो है ही नहीं कोई भी चीज, हम सब पढ़ेंगे। ठीक है ना, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। दोनों में ये सिमिलरिटी है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चले जाना, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। ये सारी बात हमने कहां पढ़ी थी, रिडॉक्स में। बट जिसने नहीं पढ़ी हो वो भी समझ लो भाई, अगर किसी से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर किसी के हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो हम क्या बोलेंगे कि भाई रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जरा यहीं पर रोकते हैं और अब हम चलते हैं 11th की चर्चा की ओर, जहां पर हमको क्या पढ़ना है, एन फैक्टर। यह आपने रेडॉक्स में पढ़ा होगा। अगर किसी को यह आता है भाई, आप वीडियो को बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जिसको नहीं आता वो पढ़ लो। ठीक है, 11th का टॉपिक है, हम रेडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ते थे। जितना यूज है इस चैप्टर में इस टॉपिक का, बस उतना ही पढ़ेंगे। क्या क्या, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसिड में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एसिड में एन फैक्टर क्या होता है, रिप्लेसेबल H+ आयन, रिप्लेसेबल H+ आयन, मतलब वो कितने H पॉजिटिव दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल HCl, HCl कितना H दे सकता है, एक H पॉजिटिव दे सकता है भाई, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1। ठीक है, H2SO4 कितने दे सकता है, 2 दे सकता है, तो इसका एन फैक्टर हो गया 2। ठीक है, H3PO4 कितने दे सकता है, 3 दे सकता है, एन फैक्टर हो गया 3। अगला H3PO3 कितने दे सकता है, 3 दे सकता है, तो इसका एन फैक्टर हो गया 3। और यहां हो गई गलती, बिकॉज अब हमें चीजों के स्ट्रक्चर आने चाहिए तभी बात बनेगी। हालांकि मैं ये सारी चीजें आपको सॉल्यूशन चैप्टर में भी बता चुका हूं, बट ठीक है फिर से बता रहा हूं। देखो H3PO4 का स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले तो फोस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर बनाना आपको आने चाहिए, आपने बॉन्डिंग में सीखे होंगे, लेकिन हम फिर से समझेंगे। देखो, अगर कहीं पर भी हमें फोस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स का स्ट्रक्चर बनाने हो तो हम क्या करेंगे, फोस्फोरस डबल बॉन्ड O लगा देंगे सबसे पहले। ठीक है, बाकी चर्चा बाद में, सबसे पहले P के साथ डबल बॉन्ड O लगाओ। ठीक है, अब देखो कितने O बचे और कितने H बचे, 3 O बचे हैं और 3 H बचे हैं। ठीक है, एक एक OH लगा दो, ये बन गया किसका स्ट्रक्चर, H3PO4 का स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या है, 3 H रिप्लेसेबल हैं, बिकॉज तीनों H किससे लगे हुए हैं, तीनों H मेरे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, H3PO3 के स्ट्रक्चर को देखते हैं जरा। तो P से डबल बॉन्ड O लगा देना है सबसे पहले। ठीक है, अब क्या हुआ, 2 O बचे हैं और 3 H, तो भाई एक तो OH लगा दो, एक OH लगा दो। अब ऑक्सीजन तो बचा नहीं है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट H जोड़ दो। ठीक है,
तो क्या फोस्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नहीं, फोस्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो क्या ये H पॉजिटिव जा सकता है? नहीं। तो कौन कौन से जाएंगे? 1, 2। तो इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 2। तो H3PO3 का एन फैक्टर कितना है? 2। नेक्स्ट है, अगर हम देखें H3PO2, ठीक है, इसके एन फैक्टर की बात करते हैं। तो इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? स्ट्रक्चर बनाओ, P डबल बॉन्ड O, OH, H और H, ठीक है। तो यहां पर कितना है रिप्लेसेबल? केवल एक ही है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं किसकी? बेस की बात करते हैं। तो बेस में देखो कैसे निकालेंगे। बेस में हम निकालेंगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH, तो NaOH कितने OH माइनस दे सकता है? 1। तो इसका एन फैक्टर 1, ठीक है। CaOH2, ये कितने दे सकता है? 2। तो इसका 2 हो गया। BOH3, ये कितने दे सकता है? 3। तो इसका हो गया 3। लेकिन ये गलत है, इसको रट लो, ये है एक्सेप्शन। ये क्या है मेरा? ऑर्थोबोरिक एसिड, जो कि कभी भी OH माइनस देता नहीं है। क्या करता है? एक OH ले और लेता है। तो क्या बना लेता है? BOH4 माइनस, इस तरीके से। तो इसका एन फैक्टर कितना होता है? 1। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। BOH4 का कितना होता है? 1 होता है एन फैक्टर। ये किसकी बात हो गई? ये हो गई हमारे बेस की बात, ठीक है। हमने किसकी बात कर ली? एसिड की, और हमने बात कर ली बेस की। अब हम बात करते हैं सॉल्ट की। चलो, सॉल्ट में क्या होगा? सॉल्ट में हम एन फैक्टर बताएंगे टोटल कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितने हैं। याद रखना, एक ही बताना है, चाहे टोटल पॉजिटिव बता दो चाहे टोटल नेगेटिव बता दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया NaCl, ठीक है। तो इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो क्या बनेगा? Na पॉजिटिव और Cl माइनस, ठीक है। तो या तो पॉजिटिव बताओ या नेगेटिव। पॉजिटिव देखा 1 है, पॉजिटिव देखा, नेगेटिव देखा 1 है, कोई सा भी ले लो। ये ले लिया, चलो 1 हो गया, ठीक है। AlF3, Al3 पॉजिटिव में टूटेगा और 3 F माइनस टूटेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 3 है। एन फैक्टर कितना हो गया? 3 हो गया। अगर हम नेगेटिव देखते तो 1 F पे 1 नेगेटिव, 3 F है, तो टोटल 3 नेगेटिव हो गए। तो यहां पर भी एन फैक्टर कितना हो जाता? 3 हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखो Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको देखते हैं। तो इसको करेंगे तो कैसे होगा? तोड़ो, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 माइनस। तो या तो इसके चार्ज ले लो, कितने हो गए? 2 × 3 6, या फिर इसके ले लो 3 × 2, क्या हो गया? 6। तो टोटल एन फैक्टर कितना हो गया? 6। ये हो गई हमारी किसकी बात? सॉल्ट की बात, ठीक है। अगर मुझे दी जाए कोई सी रिएक्शन, तो मैं उसमें कैसे निकालूंगा? तो ऑलवेज रिमेंबर, रिएक्शन में अगर मुझे एन फैक्टर निकालना होता है तो मैं क्या लिखता हूं? उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने इन्वॉल्व हैं वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने मुझसे बोल दिया कि Al3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन से मिलकर Al एल्यूमिनियम सॉलिड बना रहा है, तो अब ये रिएक्शन है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? 3। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 3, ठीक है। तो ये थी आपकी एन फैक्टर की बात। अच्छा, इस चैप्टर में और क्या क्या यूज होगा? इस चैप्टर में 2 चीजें और यूज होंगी। क्या? पूरा आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज होगा। मतलब पूरा का सेंस है कि आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है पता होना चाहिए, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, और रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए हाफ सेल मेथड से, ठीक है। तो अच्छा होगा कि आप एक बार उसको रिवाइज कर लें। मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं आपको एश्योर कर रहा हूं, मैं आपको 11th में पढ़ने वाली जो जो चीजें थी वो सब पढ़ाऊंगा। आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा जितना इस चैप्टर में यूज होना है। लेकिन अच्छा रहेगा आप भी एक बार पढ़ लो, क्योंकि आपने किसी और टीचर से पढ़ी होंगी तो उसकी बातें सुनोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है ना। उसके कॉन्सेप्ट लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चीजें सही होनी चाहिए, किससे पढ़ी है ये मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो आपको क्या क्या रिवाइज करना है? आपको लेक्चर के लिए रिवाइज करना है एक तो इक्विवेलेंट वेट का पूरा कॉन्सेप्ट, और रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं हाफ सेल मेथड से। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम इससे आगे वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल हम बाद में पढ़ेंगे। तो आप चाहे एनसीईआरटी से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की रीडिंग भी लगा सकते हैं।
तो आई होप आपको बच्चों पसंद आया होगा लेक्चर, और ये तरीका भी पसंद आया होगा। अगर इस तरीके में थोड़ा सा भी आपको दिक्कत लगी हो तो प्लीज बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज थैंक यू लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे कमेंट में पता चल जाएगा कि आपको ये तरीका भी पसंद आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।